हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी तक आपके 28 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक सीटेट में आपके CDP में जो भी आपके लेब-वाइगॉस्की, जीन पियाजे मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कोहल वर्ग, इसके अलावा आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेब-वाइगॉस्की को, ठीक है। अब इनके प्रश्न करने से पहले हमें जानना चाहिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और इनका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। यदि आप इनके सिद्धांत को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका सीटेट का कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं जहां पर आपके लेब-वाइगॉस्की, जीन पियाजे से 3-3 क्वेश्चन ना पूछे गए हों। और आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देख सकते हैं, हर साल, हर वर्ष, हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बनता है। और ये जो है लेब-वाइगॉस्की और जीन पियाजे आपके सारे सब्जेक्ट में होते हैं, चाहे आपका हिंदी भाषा हो उसमें इनके विचार पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके CDP में तो है ही, साथ ही संस्कृत जो सेकंड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनके मतलब क्वेश्चनों को करने से पहले हम थोड़ा सा इनका सिद्धांत देख लेंगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा और बताएंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए और कैसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले इनके सिद्धांत को, लेब-वाइगॉस्की का सिद्धांत, ठीक। तो सबसे पहले लेब-वाइगॉस्की का थोड़ा सा बेसिक जानकारी इनके बारे में देखेंगे। तो इनका पूरा नाम है लेब सिमनोविच वाइगॉस्की। ये कभी पूछा नहीं जाता बट आपको याद होना चाहिए। अब जो है लेब-वाइगॉस्की रचनावादी या निर्मितवादी कहे जाते हैं। रचनावादी का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर के कार्य करता है, ज्ञान की रचना करता है, ठीक है। तो आपके जीन पियाजे और लेब-वाइगॉस्की दोनों ही रचनावादी हैं। रचनावादी अर्थात बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इनका जन्म और जन्म स्थान। तो याद रखिए इनका जन्म 17 नवंबर सन 1896 रूस में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 11 जून सन 1934 में हुई। अब इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, तो इनके सिद्धांत का आप टर्म मान के चलिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कि लेब-वाइगॉस्की अधिगम पर जोर देते हैं, किस तरह से सीखने पर जोर देते हैं, ठीक है। तो वो जोर देते हैं सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, इनका नाम ही है इनके सिद्धांत का। अर्थात सहयोग की बात कर दें, कहीं भी आपसे सोशल इंटरेक्शन की बात कर दें, समूह की बात कर दें, ग्रुप की बात कर दें, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत ही दिया है कि जो बच्चे हैं वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं। अब इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक जोड़ दें या फिर सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो किसका है, लेब-वाइगॉस्की का। और यदि केवल ये कह दें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो फिर ये जीन पियाजे का हो जाता है, ठीक है। अब इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अब इनके कुछ टर्म हैं जो आपने याद रखने हैं। एक तो इन्होंने टर्म दिया MKO, एक कहा है ZPD, एक होता है इसके फोल्डिंग। तो ये क्या कहलाते हैं, तो MKO कभी कभी फैक्ट के रूप में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे अधिक जानता है। अब इसमें जो है उम्र की सीमा नहीं होती कि उससे कम उम्र का है और उससे सीख लिया, नहीं, चाहे कम उम्र का हो या अधिक, यदि उससे ज़्यादा जानता है बच्चे से तो वो उससे सीखता है। तो इसका मतलब ही होता है MKO का अधिक ज्ञानी दूसरा या अधिक ज्ञानवान दूसरा। जो बालक से अधिक जानता है बालक उससे सीखता है। अब अधिक ज्ञानी दूसरे में कौन कौन आ सकते हैं, तो शिक्षक होगा, साथी संगी होंगे, माता पिता होंगे और समवयस्क। अब बालक सर्वाधिक अपने समवयस्कों से सीखता है। नेक्स्ट इनका टर्म है ZPD। ये क्या कहलाता है, तो इसका फुल फॉर्म यदि पूछ लें तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसके कई नाम हैं, तो याद रखिए इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, नजदीकी विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब ये क्या कहलाता है, तो बालक के वास्तविक ज्ञान, मतलब बालक के पास जो ज्ञान होता है पहले से वो उसका वास्तविक ज्ञान कहलाता है। और जब हम उसमें कुछ नई जानकारियाँ जोड़ देते हैं या उसको बता देते हैं तो वास्तविक ज्ञान और बढ़ाए गए ज्ञान के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा है इन्होंने, ZPD कहा है। अब हम थोड़ा सा
देखते हैं ZPD कहलाता क्या है। तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताएं। मान के चलिए किसी व्यक्ति को जाना है, दिल्ली से जाना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ जाना है? दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना है। तो उसको रास्ता दिल्ली से तो पता है, तो वो स्वयं से ही चलना प्रारंभ कर देगा यहाँ पर, ठीक है। इतना चलेगा, फिर उसको बीच का रास्ता मालूम नहीं है और फिर यहाँ से उसको फिर रास्ता ये पता है। तो जब बीच का रास्ता पता नहीं है और किसी अधिक ज्ञानवान दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये रास्ता यदि उसको बता दिया जाता है, यहाँ पर उसकी सहायता कर दी जाती है बीच में, तो फिर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो यही कहलाता है ZPD। अब कैसे ZPD? अर्थात बच्चा कार्य स्वयं से प्रारंभ कर लेता है, लेकिन बीच में अटक जाने पर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सहायता दे दी जाती है, तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो बीच में दी जाने वाली सहायता जो होती है वही कहलाता है आपका ZPD। और जो इस सहायता होती है स्थायी होती है। कैसे स्थायी? यदि उसको एक बार ये रास्ता बता दें तो फिर वो जीवन भर नहीं भूलता है, उसको पता हो जाता है कि कहाँ से कैसे हमें जाना है, ठीक है। इसी तरह से आपके शिक्षा में बात करें तो किसी पाठ को बालक पढ़ना स्वयं से प्रारंभ कर लेगा, लेकिन बीच में यदि अटक जाता है और शिक्षक यहाँ पर उसकी मदद कर देता है तो वो पूरा पाठ पढ़ लेगा, लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो यही कहलाता है बीच में की जाने वाली स्थायी सहायता को ZPD कहा जाता है। इसके विपरीत एक टर्म होता है इनका इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग में बालक कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पाता, तो उसको शुरुआत में ही मदद कर दी जाती है। तो जब शुरुआत में मदद की जाती है तो वो इसके फोल्डिंग होता है, और जब बीच में मदद की जाती है तो वो क्या होता है? ZPD। तो ZPD में जो मदद होती है वो स्थायी होती है, जबकि यहाँ पर जो इसके फोल्डिंग में मदद करी जाती है वो आपकी अस्थायी होती है। अब इसको भी हम देखेंगे, पहले देख लें ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती, क्योंकि प्रारंभ में बालक स्वयं कार्य प्रारंभ कर लेता है। फिर यदि बालक बीच में अटक या उलझ जाता है तो किसी वयस्क की सहायता से, अभी वयस्क कौन होगा? वही MKO हमने पढ़ा है ना, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा उसे सहायता मिल जाए बीच में, तो वह लक्ष्य पर पहुंच जाता है। यही ZPD कहलाता है। और ZPD में मदद स्थायी होती है, क्योंकि एक बार यहाँ पर उसको सहायता कर दी जाती है तो वो जीवन पर्यंत के लिए वो समझ लेता है, ठीक है। तो ये होता है ZPD। अब देखते हैं इसके फोल्डिंग। इसके कई नाम होते हैं। तो इसके फोल्डिंग कहते हैं ढांचा निर्माण, पाड़ निर्माण, पाइट, मचान, ठीक है। तो ढांचा निर्माण वयस्क द्वारा शुरुआत में ही दी जाने वाली मदद। मान के चलिए कोई पाठ है तो बालक प्रारंभ ही नहीं कर पा रहा है, तो जो शिक्षक है या शिक्षिका है वो शुरू में ही उसको प्रारंभ में ही मदद कर देती है, फिर बालक पाठ पढ़ना सीख लेता है, ठीक है। तो प्रारंभ में ही जो मदद की जाती है और वो मदद अस्थायी होती है, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे शिशु को चलना सिखाना। प्रारंभ में बालक चलना स्वयं से नहीं सीखता, उसे किसी वयस्क व्यक्तियों के द्वारा या अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा चलना सिखाया जाता है, और जब एक बार चलना सीख जाता है तो फिर उसको चलना नहीं सिखाती, मतलब ये मदद अस्थायी होती है। नेक्स्ट है साइकिल सिखाना। तो पहले बालक को साइकिल सिखा दी जाती है, फिर बालक स्वयं से ही सीख लेता है, ठीक है। तो प्रारंभ में ही यहाँ पर मदद की जा रही है, ठीक। अब इनका एक और टर्म है भाषा विचार। तो भाषा विचार के बारे में जीन पियाजे और इनमें थोड़ा सा मतभेद रहता है। तो आपको बता दें कि जो वाइगोस्की है इन्होंने कहा है कि भाषा पहले विचार बाद में आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है एक पेडागोजिकल बेस, पिछली क्लासों में बताया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। क्या था कि जीन पियाजे और वाइगोस्की के संबंध में भाषा विचार के बारे में सही कथन बताइए। तो वहाँ पर इस तरीके से दिया था, भाषा पहले विचार बाद में आते हैं, विचार पहले भाषा बाद में आती है। तो कथन बताना था आपको, तो एक याद रहेगा तो आपको आसानी से दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो वाइगोस्की कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे कहते हैं विचार पहले और भाषा बाद में आती है। तो यहाँ पर एक टर्म MP टेट में पूछा गया था आपका वाइगोस्की का, क्या था? इन्होंने कहा है कि शुरू के 2 वर्षों में भाषा और जो विचार हैं वो अलग अलग होते हैं और फिर बाद में भाषा विचार पर हावी हो जाती है, मतलब भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं। इनका एक और टर्म है भाषा का विकास यौन परिपक्वता की भांति होता है। किसने कहा है? तो वाइगोस्की ने। इनका अगला टर्म है व्यक्तिगत वार्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म माना जाता है। निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच इसे कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो बच्चे का खुद से बातें करना या अपने कार्यों की योजना बनाना।
प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता कहलाता है। मतलब जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल बता दें आपको, मान के चलिए कल किसी बच्चे का एग्जाम है तो वो शाम को ही अपने रात्रि में ही अपने सारी चीज़ें रख लेगा। वो स्वयं से बात करेगा कि मैंने अपना एडमिट कार्ड रख लिया, इसके बाद स्वयं से कहेगा कि मैंने अपनी पेंसिल रख ली। तो यही कहलाता है मौखिक संवाद। बच्चा जब खुद से बातें करता है तो उसे लेब वाइगॉस्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी वार्ता। ठीक है, जबकि जीन पियाजे बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता। तो दोनों में अंतर है, याद रखिए। अब पूछ लेते हैं कि जो लेब वाइगॉस्की है, इन्होंने अपने सिद्धांत में किस पर जोर दिया है? तो इन्होंने खेलों को महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने माना है, जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में सहायता करता है। अब इनकी प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिए, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार पुस्तक किसकी है? लेब वाइगॉस्की की। ठीक है, तो इतना ही आपको इनके सिद्धांत के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और अभी पूछे गए हैं आपके 28 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी में। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया आपका 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक अनुबंधित गतिविधि है? नहीं। एक व्यक्तित्व गतिविधि है? नहीं। एक निष्क्रिय गतिविधि है? नहीं। यहाँ दिया है एक सामाजिक गतिविधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनका सिद्धांत ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक गतिविधि मतलब बच्चा जो है वो समाज के माध्यम से गतिविधियां करके सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है, क्या कहलाता है? तो इसे अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना था। क्या यहाँ कहा है कि वह कार्य जो बालक को स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, मतलब कठिन है, वो प्रारंभ ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो उसे कठिन लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब प्रारंभ में ही प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी उसकी सहायता कर देता है तो वो कार्य करना संभव हो जाता है। तो अभी आपको बताया था प्रारंभ में या शुरुआत में जो मदद करी जाती है वो क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग कहलाती है। तो राइट आंसर इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेब वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो क्या है कि लेब वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदल सकते हैं? तो यहाँ कहा है अनुकूलन, ये गलत है। पुरस्कार और दंड, ये हमारे स्किनर महोदय बात करते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया की बात हमारे थॉर्नडाइक करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है सामाजिक पारंपरिक क्रिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे यहाँ पर कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि यदि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या है? जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, मतलब स्वयं से वार्तालाप करते हैं, उन्हें लेब वाइगॉस्की क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया, ये कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जबकि जीन पियाजे से क्या कहेंगे? अहम केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेब वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है? तो ये आपका 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए? किसके अनुसार? लेब वाइगॉस्की के। तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ऐसी बात नहीं करी इन्होंने। उद्दीपक अनुक्रिया, ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन की बात स्किनर करते हैं, ये भी गलत है। यहाँ कहा है कि शिक्षार्थी स्वयं द्वारा सृजित किया जाता है और जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, रचनात्मकता की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका टर्म ही है कि ये बच्चे को ज्ञान के निर्माता मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या दर्शाती है? बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो क्या वो स्वयं से प्यार करते हैं इस कारण बोलते हैं? नहीं। स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे बुद्धू होते हैं, गलत। यहाँ स्पष्ट करता है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, एक गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो अपने कार्य के लिए दिशा दे सकें। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, किससे हम पृथक नहीं कर सकते इनके अनुसार सीखने को? तो क्या पुनर्वलन से? नहीं। मापने योग्य परिवर्तन से? नहीं। अवबोधन अवधानात्मक प्रक्रिया से? नहीं। उसके सामाजिक संदर्भ से हम बच्चे को अलग नहीं कर सकते। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट है वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत कहा है इन्होंने तो कहा है कि प्रभाव पड़ता है, उसी के माध्यम से सीखते, और यहाँ कहा है प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ये गलत हो जाएगा। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम। नहीं, इनका सिद्धांत ही है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बच्चे भाषा अर्जन युक्ति की बात तो चौमस्की करते हैं, तो ये भी गलत। इसका राइट आंसर है, इन्होंने कहा ही है कि भाषा पहले विचार बाद में आते हैं। तो जब भाषा पहले आती है तो भाषा विकास ही मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये आपका 17 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, लेकिन हम सभी ऑप्शन देखेंगे। मानसिक प्रारूप, नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया, नहीं। संतुलन, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो जब पुनर्वलन, नहीं। परिपक्व, अनुकरण। यहाँ दिया है वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? अपने कार्य को दिशा देने के लिए, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा को निर्धारित करता है। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले, देखो यहाँ समीपस्थ विकास यानी ZPD पूछा है, तो बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बीच में जो सहायता की जाती है, मतलब वास्तविक ज्ञान और बढ़ाए जाने वाले ज्ञान के बीच के क्षेत्र को ही ZPD कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है? फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ ले तो ये वाइगोस्की ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ कहा है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, नहीं। सांस्कृतिक निरपेक्ष, यहाँ निरपेक्ष की बात की है, यहाँ सापेक्ष होता तो बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन निरपेक्ष नहीं। अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम, ये भी गलत है। राइट आंसर है सक्रिय अनुकूलन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो क्या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना? ये तो गलत है, ना करना नहीं बल्कि करना। नेक्स्ट है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि की बात इन्होंने नहीं करी है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत कार्य देना, ये भी गलत है। राइट आंसर है इसका, इनके सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोग के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो आपके लेव वाइगोस्की से बनते हैं, और यहाँ पर सारा उनका सिद्धांत भी हमने देख लिया। अब आपकी आने वाली शिफ्ट में यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। अब हम देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे से भी आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इनके टर्म से बन जाता है, और एक क्वेश्चन इनकी अवस्थाओं से पूछ लेता है कि किस अवस्था की विशेषता कौन सी है, ठीक। तो जीन पियाजे के क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इनका सिद्धांत देख लेते हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना लगाएं, ठीक है। तो पहले इनकी बेसिक जानकारी देखते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे का पूरा नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। इनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। मृत्यु 16 सितंबर सन 1990 में हुई थी। और इन्होंने जो प्रयोग है वो स्वयं के बच्चों पर किया था। इनमें इनका एक पुत्र लॉरेंट और 2 पुत्रियां थी, ल्यूसेन और जैकलीन। इन्हीं पर प्रयोग किया और अध्ययन किया, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इन दोनों के ही जन्मदाता आपके जीन पियाजे को माना जाता है। और जीन पियाजे भी आपके वाइगोस्की की तरह ही रचनावादी हैं। ये भी मानते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। जीन पियाजे ने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना करी। ये जीवशास्त्री थे, किंतु जीवशास्त्री होने के साथ साथ ही उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। उन्होंने स्वयं की बच्चों पर निरीक्षण किया और मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। अब
पियाजे ने सबसे पहले जो है 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया था। कब से? 1920 से। और जीन पियाजे ने 1923 में अपनी पहली पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब इनकी कुछ बुक्स हैं जो याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी जीन पियाजे से संबंधित पुस्तक नहीं है। तो क्या क्या है इनकी बुकें? द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, प्ले ड्रीम एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड। अगली बुक है साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं इनकी शब्दावली। यहाँ से एक क्वेश्चन और अभी देखेंगे कि 28 से लेकर के आपके 20 जनवरी तक इनकी शब्दावली से क्या कुछ क्वेश्चन बने हैं। तो इनका टर्म याद रखिए, ये कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। अब यहाँ पर इनका टर्म होता है पहला संक्रिया। संक्रिया ही क्यों लिया पहले? ऑपरेशंस जिसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं, प्रत्येक अवस्था में संक्रिया जोड़ा है, आपने पढ़ा होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आखिर ये संक्रिया है क्या? तो किसी भी वस्तु का बिगड़ जाने पर उसे पुनः पहले जैसा बनाना, यही वैज्ञानिक सोच और संक्रिया है। मतलब मान के चलिए एक कोई बालक है साहिल करके, उसका एक खिलौना टूट जाता है तो वो उसे जोड़ने का प्रयत्न करता है, अर्थात वो स्वयं से जोड़ रहा है, तो उसमें क्या है? वैज्ञानिकता है। इसी तरह से वैज्ञानिकों को कुछ पहले से तो आकाशवाणी होती नहीं कि ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी या ऐसा होगा, वो स्वयं करके सीखते हैं, ठीक है, और खोज करते हैं स्वयं। तो इसी तरह से बच्चा स्वयं जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, अर्थात बच्चा क्या है? वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक सोच का उसमें विकास हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है संक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका पूछा गया, आपका ये पिछला मतलब 2021 में भी क्वेश्चन बना था और अभी भी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 11 जनवरी को ही क्वेश्चन बना था। वस्तु स्थायित्व, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? तो वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा होता है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? पिछली बार क्वेश्चन भी लिया है यहाँ। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें हम देख या अनुभव नहीं कर सकते? तो ये क्या है? तो यही है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, अर्थात वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद क्या कहलाता है? तो बच्चा जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है, तो इसे ही जीववाद यानी एनिमिज्म कहते हैं। अपने खिलौने को सजीव मान लेना, ठीक है, हर चीज़ को, जैसे सूर्य है तो उसको सजीव मानना, चंद्रमा को सजीव मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अर्थात प्रारंभिक जो क्रियाएं होती हैं जैसे रोना, हंसना आदि, ये जन्मजात होती हैं और यही बच्चा व्यवहार करता है। तो पूछ लेता है, टर्म आपको याद रखना है, कहेगा बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दर्शाता है जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुसार, या जीववाद की प्रवृत्ति जीन पियाजे की किस अवस्था में पाई जाती है। तो पहले आप टर्म याद रखिए, फिर ये भी देखेंगे कि ये किन किन अवस्थाओं की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है परावर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा जिस कार्य को सीख लेता है उसी को बार बार दोहराता है, तो ये किस अवस्था की विशेषता है? तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं इनकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आविलोमीयता, अप्रतिवर्तिता या अपलटावीपन, और एक होता है संरक्षण का अभाव। तो इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है और यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं दोनों ही। फिर इसके विपरीत एक होता है पलटावीपन, तो वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक की विशेषता होती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है? अनुक्रमणशीलता, यह अक्षरों और गिनती में होती है, देखने को मिलती है। इसमें बच्चा जिस बिंदु से आगे चला जाता है फिर उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। जैसे यहाँ अक्षरों से मतलब है, जैसे हमने बालक से कह दिया कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो बालक को ये तो पता है कि 2 + 2 = 4 है, इतना तो वो समझ गया, लेकिन वो यहाँ से वापस इस पर नहीं आ पाएगा कि यदि हम 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये पलटकर यहाँ पर नहीं सोच पाता, यही कहलाता है अपलटावीपन। ये तो हुआ आपके अक्षरों में, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम P से B बना दें यहाँ पर, तो बालक P को भूल जाएगा, केवल B याद रहेगा उसको, ठीक है। तो ये पलट करके P पर नहीं आ पाता है, तो यही कहलाता है अपलटावीपन, अनुक्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद जो संरक्षण का अभाव है ये आप देख रहे हैं अक्षरों और गिनती में, जबकि जो संरक्षण का अभाव है वो आकृतियों में। मान के चलिए एक हमने पानी की बूंद ली, तो ये तो बालक को पता है, लेकिन यदि हम इसी बूंद पर कोई फूल बना दें, गुलाब का फूल बना दिया, तो बालक इस बूंद को भूल जाएगा, उसको केवल फूल ही याद रहेगा, ठीक है। तो ये आकृतियों में देखने को मिलता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा
गिलास वाला, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे अवस्थाओं में। तो संरक्षण का भाव आकृतियों में देखने को मिलता है। पानी की बूंद को दिखाकर गुलाब का फूल बना देने पर बूंद को ना पहचानना, ये संरक्षण का भाव है। मूल आकृति में हम थोड़ा सा भी बदलाव कर देते हैं तो आकृति को ही भूल जाता है, तो यही संरक्षण का भाव होता है, और ये भी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट स्कीमा, इससे आपका क्वेश्चन बना है, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। सीधी बात, ज्ञान के पैकेट्स जो हमारे माइंड में पहले से सेट होते हैं, संपूर्ण ज्ञान की जो संरचना हमारे दिमाग में सेट होती है, और जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो तुरंत ही जो स्कीमा है वो हमें उसके आभास करा देता है कि ये वस्तु ए है, ठीक है। तो यही होता है स्कीमा। इसका क्वेश्चन क्या बना था, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने कहा है स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लो, एक कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय से उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहेंगे, तो इसे भी हम स्कीमा कहते हैं। अब दो टर्म और आप याद रखिए, एक केंद्रीकरण, एक विकेंद्रीकरण। ये आपका कल की शिफ्ट में ही पूछा गया, 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में, विकेंद्रीकरण से, ठीक है। तो क्या होता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, तो किसी चीज़ के बारे में हम केवल एक तरीके से सोचते हैं तो वो केंद्रीकरण। मान के चलिए एक वस्तु का केवल एक ही उपयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पेंसिल है तो बच्चा यहाँ पर समझेगा कि पेंसिल से केवल हम लिख सकते हैं, एक उपयोग। लेकिन जब किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचने लगे कि पेंसिल से लिखते भी हैं, पेंसिल बिगड़ जाए तो हम इससे कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, मतलब कई फैक्ट यहाँ पर बता देगा, ठीक है। तो एक केंद्रीकरण, एक वस्तु के विषय में एक ही तरीके से सोचना, और विकेंद्रीकरण मतलब वस्तुनिष्ठ वास्तविक ढंग से सोचना। तो एक किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो ये है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, और विकेंद्रीकरण आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट प्रतिवर्तीता, अर्थात किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता ही प्रतिवर्तीता कहलाती है। नेक्स्ट आपका 11 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन अनुकूलन से क्या कहलाता है, बालक जानकारियों को अपने अनुसार ग्रहण करता है या अनुकूलित करता है, तो यही अनुकूलन कहलाता है, और अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है, ठीक है। दो टर्म है समावेशन और समायोजन, ये क्या होते हैं, तो समायोजन और समावेशन। समावेशन को आप इंग्लिश नाम याद रखिए, हिंदी में कुछ भी आ सकता है, आत्मसातीकरण या सम्मिलन, एसिमिलेशन, अर्थात पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल कर देना बिना किसी बदलाव के। उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, केवल पुरानी जानकारी जो हमारे पास है उसमें नई जानकारी ऐड कर देना, ये समावेशन है। लेकिन जब पुरानी जानकारी में हम नई जानकारी शामिल करते हैं तो उसमें बदलाव कर देते हैं, उसको व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये कहलाता है समायोजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट है संतुलन साम्य धारण, अर्थात समावेशन और समायोजन के मध्य संतुलन को ही साम्य धारण, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इतने टर्म याद रखिए, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी अवस्थाएं। तो हम इनकी अवस्थाएं देखते हैं क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये क्या कहलाता है, जीन पियाजे ने बच्चों को किसी वस्तु का संज्ञान कैसे होता है इसको बताने के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञान का मतलब कैसे उसे समझते हैं किसी वस्तु को। इसमें बच्चों में अलग अलग अवस्थाओं में एक ही बच्चे के एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग विचार होते। 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो चारों अवस्थाओं में वस्तु एक ही है, लेकिन प्रत्येक बच्चे का जो विचार होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यही दर्शाने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत बताया, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका संज्ञान, उसका विकास, उसकी रुचि बदलती जाती है। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं। तो ये चारों अवस्थाएं कभी कभी पूछ लेता है कि जीन पियाजे की जो संवेदी गामक अवस्था है वो विकास की किस अवस्था से संबंधित है, या कह दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड इन्होंने कितना बताया है। तो 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय इंद्रिय जनित अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की होती है, और ये विकास की शेष अवस्था से संबंधित है। अब आपकी जितनी भी विशेषताएं शेष अवस्था में आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी जीन पियाजे की संवेदी अवस्था से संबंधित रहेंगी। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। ये उत्तर शेष अवस्था कहें या फिर पूर्व बाल्य अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है इनकी मूर्त, इसे ही ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश नाम याद रखिए, कभी कभी हिंदी में दे करके पूछ लेते हैं, इनका क्रम बताइए, ठीक है।
तो ये 7 से 11 वर्ष की होती है और बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट और चौथी अवस्था इनकी अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं, 11 वर्ष से अधिक की होती है और एक किशोर अवस्था से संबंधित है। तो जितनी भी किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं वो जीन पियाजे की अमूर्त की अवस्था की विशेषताएं रहेंगी। बाल्यावस्था की सारी विशेषताएं इनकी मूर्त अवस्था की विशेषताएं होंगी। तो ये रिलेट करके यदि हम पढ़ते हैं तो आसानी से आपको याद रहेगा। अब एक एक करके इनकी अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था संवेदी इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष शेष अवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर संवेदी, जितनी भी आपसे यदि संवेदनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो आपको आंख बंद करके पहली अवस्था इनकी लगा देनी है, संवेदी अवस्था। अब संवेदनाएं क्या होती हैं? तो संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी कहलाती है और जितना भी ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखता है तो वो जीन पियाजे की किस अवस्था में है? तो इंद्रियों के माध्यम से अधिगम कर रहा है, मतलब पहली अवस्था है इनकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, इंद्रियों से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको पहली अवस्था लगानी है। अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं बालक में होंगी? तो यहाँ पर पहली विशेषता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीन पियाजे की सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवस्था में है? तो संवेदी अवस्था में। अनुकरण मतलब यहाँ बालक बहुत ही छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष का है और बालक में स्वयं से तो कोई ज्ञान नहीं रहता, तो वो दूसरे व्यक्तियों को, जैसे माता पिता हो गए, उसके दादा दादी हो गए, तो जो कार्य वो करते हैं उनको देखता है और उनका अनुकरण करके स्वयं उसी तरीके का कार्य करने लगता है। तो यही होता है अनुकरण। तो बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति जीन पियाजे की पहली अवस्था में पाई जाती है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति, अभी हमने पढ़ा था वस्तु स्थायित्व क्या होता है। तो वस्तु भले ही दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व बच्चे के सामने हमेशा रहता है। मान के चलिए एक खिलौना है, तो खिलौने से बालक खेल रहा था पलंग पर और हमने उस खिलौने को छुपा दिया, तो बच्चा ये समझेगा भले ही दिख नहीं रहा लेकिन उसको पता होता है कि खिलौना यहीं कहीं है। तो वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व होता है, इसी को वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं और ये भी जीन पियाजे की संवेदी अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट, बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब बालक को यदि कोई चीज़ चाहिए तो या तो हंसकर मांगेगा या फिर रोकर, जैसे भी बनेगा लेकिन वो वस्तु को लेकर ही रहेगा, रोकर, हंसकर, खेलकर, कूदकर, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक यहाँ दर्शाता है। नेक्स्ट, परिवर्ती क्रियाएं, मतलब बालक जिस कार्य को करना सीख लेता है उसे बार बार दोहराता है, जैसे अंगूठा चूसना, ठीक है। एक बार सीख लिया तो वो फिर कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ये कार्य दोहराता रहता है। तो ये भी आपकी संवेदी अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। ये हमें आपको बता दिया कि अनुकरण की प्रवृत्ति स्मृति पर आधारित कार्य यहाँ पर करता है बालक, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रियों के द्वारा अधिगम, ये भी बता दिया। और बालक कार्य क्षेत्र और कारण में संबंध स्थापित यहाँ पर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। अब देखते हैं, आपको पूछ ले यदि कि जीन पियाजे की किस अवस्था की 6 उप अवस्थाएँ हैं या किस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, तो इनकी जो संवेदी अवस्था है पहली, इसकी 6 उप अवस्थाएँ हैं। तो बस आप नाम याद रखिए इनका, क्या है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से 30 दिन की होती है या 1 महीना कह सकते हैं। वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह की होती है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह की होती है। गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह की होती है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह की। और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज आपकी 18 से 24 महीने की होती है, अर्थात 2 वर्ष यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पहली अवस्था को 0 से जो 2 वर्ष की होती है इसे 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। अब हम देखते हैं इनकी दूसरी स्टेज, ठीक है, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष उत्तर शेष अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। अब इसमें क्या कुछ विशेषताएं होती हैं ये हम देखेंगे। इससे आपका एक क्वेश्चन बना, क्या था कि बच्चा प्रतीकात्मक विचार करता है, तो वो जीन पियाजे की किस अवस्था में है। तो इसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहले आत्म केंद्रितता का गुण, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब बालक जो होता है वो यहाँ पर स्वयं से ही प्रेम करता है मात्र, तो यही आत्म केंद्रितता कहलाती है, स्वयं तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो ये किस अवस्था की विशेषता है इनकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है प्रतीकात्मक विचार, प्रतीक को संकेत कह दें, चिन्ह कह दें, ठीक है, साइन कह दें, तो ये जो है
इस तरह का विचार किस अवस्था में आता है, तो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है अविलोमीयता, हमने अभी आपको बता दिया था क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणशीलता और अपलटावीपन, जो आपके अक्षरों और गिनती में मिलता है, मतलब पलट कर नहीं सोच पाता है, तो ये आपके किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मकता की। और संरक्षण का अभाव भी आपकी पूर्व संक्रियात्मकता की विशेषता, जो आकृतियों में होता है। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण, मतलब एक वस्तु का एक ही प्रयोग होता है, बच्चा ऐसा मानता है, तो ये भी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर दूसरों के विचार दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट है गिनती और वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है। जीववाद की प्रवृत्ति, जीववाद मतलब सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। पारगमनात्मक चिंतन, अतार्किक चिंतन, सजीव चिंतन, हल्के और भारी का ज्ञान हो जाता है, रंगों को पहचानने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, पूछने पर नाम बता देता है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, आपकी जीन पियाजे की दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। जिस तरह से इनकी पहली अवस्था को 6 उपावस्थाओं में बांटा है, उसी तरह से इनकी दूसरी अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, तो पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि या पूर्व प्रज्ञा काल, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, 2 से 4 वर्ष का होता है। तो इसमें सूचकता का विकास, अब सूचकता कह दें, संकेत कह दें, चिन्ह कह दें या फिर प्रतीक कह दें, इनका विकास यहाँ पर हो जाता है। तो यदि डीपली क्वेश्चन पूछता है तो कहेगा कि संकेतों के माध्यम से बालक अधिगम करता है, तो जीन पियाजे की किस अवस्था में है, और वहाँ पर पूर्व संक्रियात्मकता ऑप्शन में नहीं रहता है, तो फिर आपको प्राक संप्रत्यात्मक अवधि लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है चिंतन और कार्य में संकेत चिन्ह, वही बात यहाँ की गई है। फिर है खेलों में स्वयं करना, नकल करना, खेल नाटक करना। मौखिक कार्य का यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि बालक स्कूल जाना प्रारंभ यहाँ कर देता है। नेक्स्ट है आत्मकेंद्रितता, जीववाद, केंद्रीकरण, अहम भाव। यदि जीववाद पूछता है तो आपको पहली जो प्राथमिकता है वो आपको पहली उसमें देना है, ठीक है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और यदि डीपली क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपको प्राक संप्रत्यात्मक अवधि लगाना है। नेक्स्ट है भौतिक घटनाओं का मानवीकरण, मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उसको मानव से संबंधित करके बालक यहाँ पर सोचता है। जैसे कहेगा सूर्य उदास है, मतलब सूर्य को वो मानव की भांति समझ लेगा और कहेगा जैसे मानव उदास रहता है उसी तरह से सूर्य उदास है। ठीक है, तो ये हुई इनकी पहली उपावस्था। दूसरी है इनकी अंतर्दर्शी अवधि या अंतःप्रज्ञा काल, 4 से 7 वर्ष का होता है। इसमें सहज चिंतन, जादुई चिंतन, नियम नहीं समझ पाता है। साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग, पदानुक्रम में ऊपर नीचे क्रम में वर्गीकरण का अभाव होता है। ठीक है, एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, शायद कल ही पूछा गया था कि वर्गीकरण सीख लेता है किस अवस्था में जीन पियाजे की, तो वो होती है मूर्त अवस्था। अब देखते हैं हम इसी मूर्त अवस्था को। तो मूर्त, इसी को ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की। ठीक है, तो इसकी प्रमुख अवस्थाएं मतलब एक किस विकास की अवस्था से संबंधित है, तो बाल्यावस्था से। इसकी विशेषताएं हैं वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण, तुलना, संबंध बनाना। ये आपका कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इससे पहले विलोमीयता और पलटावी गुण, मतलब यदि हमने पी से बी बना दिया है तो बालक पुनः बी से पी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 2 + 2 = 4 कर दिया है तो बालक ये भी बता देगा कि 4 में से 2 घटाएंगे तो पुनः 2 प्राप्त हो जाएगा। ये पलटावी गुण है। तो ये किस अवस्था में है, मूर्त अवस्था में। नेक्स्ट विकेंद्रीकरण, एक वस्तु के एक ही प्रयोग नहीं बल्कि एक वस्तु के कई प्रयोग हो सकते हैं। ये विकेंद्रीकरण भी किसकी अवस्था है, मूर्त की। 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, जीन पियाजे की किस अवस्था में है, तो वो मूर्त अवस्था में है। ये दिया है तार्किक एवं मूर्त चिंतन। नेक्स्ट सादृश्यता, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्रफल, आयतन का ज्ञान, मतलब जितनी भी राशियां होती हैं सबका ज्ञान यहाँ हो जाता है। संरक्षण की समझ हो जाती है। गणितीय संक्रियाओं की समझ पूर्ण रूप से हो जाती है। पंक्तिबद्धता, क्रमबद्धता का विकास हो जाता है। बहुविध और विपरीत योग्यता की समझ आ जाती है। दिशाओं का ज्ञान, नक्शे की समझ, स्थानिक सोच, स्थान विस्तार समझ आदि कार्यकारण में संबंध भी यहाँ स्थापित कर लेता है। तो ये हुई मूर्त की विशेषताएं। अब देखते हैं इनकी चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है। एक किशोर अवस्था से संबंधित 11 वर्ष से अधिक होती है। तो यहाँ पर मानसिक विकास की उच्चतम अवस्था, मतलब संपूर्ण मानसिक क्रियाओं का विकास हो जाता है। मानसिक विकास क्या, मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे बुद्धि, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन आदि। ठीक, नेक्स्ट अमूर्त चिंतन, मतलब जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी बालक यहाँ चिंतन प्रारंभ क्या करने ही लगता है। नेक्स्ट परिकल्पनिक निगमन तर्क का विकास हो जाता है यहाँ। फिर स्थापनात्मक सोच,
अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक वस्तु के कई तरीके से यहाँ आंसर बता देगा। नेक्स्ट है आत्मचेतना, आत्म मतलब स्वयं के बारे में बालक यहाँ पूर्ण रूप से जागरूक हो जाता है, किसी की बात को वो काल्पनिक श्रोता बनकर सुनता है, व्यक्तिगत या निजी गाथा का वर्णन कर लेता है और सभी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अब हम देखेंगे जीन पियाजे से बनने वाले प्रश्न। जीन पियाजे किससे संबंधित हैं? तो जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो 4 अवस्थाएं बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, जीन पियाजे की अवस्थाओं का क्रम बताइए। तो इनकी पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ऐसा कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष की, तीसरी अवस्था है इनकी, ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष की होगी। कितनी? 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जो ये 2 से 7 दी है ये पूर्व संक्रियात्मक के ही है, जन्म से 2 इनकी पहली संवेदी अवस्था और 11 से 15 ये औपचारिक। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी स्टेज जो है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किसके विचार के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, अन्य नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? राइट आंसर जीन पियाजे। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, अभी आपको इनका टर्म बताया, क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीन पियाजे के अनुसार क्या है? तो अभी आपको बताया था जीववाद एनिमिज्म है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं? तो ये भी आपको बता दिया था, आत्मकेंद्रितता। क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रितता। जबकि व्यक्तिगत वार्ता कौन कहते हैं? वाइगोस्की। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? विचार पहले और भाषा बाद में आती है, विचार भाषा से पहले आता है। राइट आंसर ऑप्शन है। और ये टर्म किसका है? भाषा पहले विचार बाद में, तो ये वाइगोस्की का है। नेक्स्ट है जीन पियाजे से संबंधित नहीं है, कौन सा टर्म जीन पियाजे का नहीं है? तो अनुकूलन इनका टर्म है, संक्रिया, वस्तु स्थायित्व, लेकिन जो इसके फोल्डिंग है ये इनका टर्म नहीं है, ये वाइगोस्की का टर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञा मतलब वस्तु भले नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है, तो यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो अभी आपको बताया स्विट्जरलैंड के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जीन पियाजे की बुक कौन सी नहीं है? तो द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इनकी पुस्तक है, लैंग्वेज थॉट एंड चाइल्ड इनकी पुस्तक है, कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड भी इनकी पुस्तक है, लेकिन एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। एक किसकी पुस्तक है? तो हमारे थॉर्नडाइक की पुस्तक है, जिन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के प्रत्येक पक्ष में वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना, मतलब एक वस्तु के कई उपयोग हो सकते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है जानकारियों को बच्चा अपने अनुसार ग्रहण करता है, जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? हूबहू यही क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था, तो वो अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मात्र शामिल करना, केवल शामिल करना, तो क्या कहलाता है? वो समावेशन कहलाता है। और यदि थोड़ा सा हम बदलाव कर दें, यहाँ दिया है विरोध होना, बदलाव करना, क्या कहलाता है? तो ये समावेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा किसी बिंदु से आगे चला जाता है और पुनः उस पर वापस नहीं आ पाता, जैसे हमने बताया था पी से बी पर चला जाता है लेकिन पुनः पी पर वापस नहीं आ पाता, तो ये अपलटावीपन कहलाता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में कौन सा कथन एक गलत है? तो सभी चरण स्थिर हैं, सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, सभी चरणों का क्रम स्थिर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, सभी चरण एक दूसरे से अलग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चरण एक दूसरे से अलग हैं। तो ये रहे जीन पियाजे से बनने वाले सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आपको भी बोरियत होने लगे, तो इस कारण से यहीं पर रखते हैं, इतनी ही क्लास रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको
कोहल वर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। यदि आप ये दोनों ही सिद्धांत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर बता दें आपको कम से कम 6 नंबर तो क्लियर होंगे ही, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आना है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन मैटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।